सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ फ्री डिवीजन बैच। और आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, दैट इज़ भू आकृतिक प्रक्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते क्या हैं। तो नाम में ये, जैसे कि मैंने हिंदी में बताया, भू आकृतिक प्रक्रिया, यानी कि जो भू दैट इज़ ज़मीन की जो आकृति है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। दैट इज़ हमारी अर्थ सरफेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ऑलराइट, अब ये जो चेंजेस हैं, जैसे कि मैं आपको अगर एनालॉजी आपको दूं तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ आपको, जैसे कि आपकी लाइफ में या तो आप डेली या तो कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, या तो उससे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो या फिर पीछे जाते हो। उसी तरह हमारी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती हैं, या तो वो लैंड को बिल्ड कर रही होंगी या फिर उसको इरोड कर रही होंगी, या तो उसको बना रही होंगी या उसको बिगाड़ रही होंगी। तो अगर जो लैंड को बिल्ड करते हैं फोर्सेस, उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है? अर्थ सरफेस में चेंजेस। चेंजेस किस वजह से आएंगे? कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा उन पे। अब वो फोर्स कैसा है वो डिपेंड करेगा कि ये चेंज कैसा होगा। अगर एंडोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा होंगे, दैट इज़ अंतर्जात बल होते हैं वो ज़्यादा होंगे, तो आपका जो चेंज होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि लैंड आपकी बिल्ड होगी, लैंड सरफेस। और अगर एक्सोजेनिक फोर्स होगा, दैट इज़ बाह्यजात बल होगा, तो लैंड में आप जो लैंड सरफेस है, अर्थ सरफेस है, उसमें आपका इरोजन होगा। अब मेन बात मुद्दे की ये है कि ना तो सिर्फ अर्थ के सरफेस पे एंडोजेनिक, ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ एंडोजेनिक फोर्सेस ही लगते हैं या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस ही लगते हैं। ज़्यादातर जगहों में दोनों फोर्सेस लगते हैं, लेकिन कौन ज़्यादा लगता है वो डिटरमाइन करेगा कि लैंड की सरफेस बिल्ड होगी या इरोड होगी, या तो वो बनेगी या बिगड़ेगी। अगर एंडो ज़्यादा है एक्सो से, तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका लैंड बिल्ड होगा या फिर एलिवेट होगा, उसका हाइट साइज बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयाज़। वहीं अगर उल्टा होगा तो आपका उल्टा ही होगा, दैट इज़ इरोजन ज़्यादा होगा और लैंड बिल्ड नहीं करेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालयाज़ और अरावलीज़। हिमालय अगर आपको पता है तो हमारे नदर्न साइड में, इसको हम इंडियन जो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे अगले वीक, वहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। माना जाता है कि हर साल ये एक रफली 2 सेंटीमीटर्स साइज़ में इंक्रीज़ होता है। अब हिमालयाज़ जो कि 8848 मीटर्स लॉन्ग है, उनके लिए 2 सेंटीमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे अर्थ सरफेस में चेंजेस होते हैं उसमें लाखों साल लगते हैं। ठीक है, तो जैसे 100-200 साल तो अर्थ के लिए लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई है। ठीक है, लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप बोल सकते हो। तो हिमालयाज़ अभी भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एंडोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सोजेनिक फोर्सेस। ऐसा नहीं कि एक्सोजेनिक फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लेशियर्स के जो इरोजन होता है, तो ये सारी चीज़ें हिमालयाज़ में भी काम करती हैं। लेकिन जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो एक्सोजेनिक को सरपास कर देते हैं। अरावलीज़ में इसका उल्टा होता है। अरावली की अगर हम बात करें तो एक टाइम में लाखों साल पहले हिमालय से भी ऊंचा हुआ करते थे। अरावलीज़ कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये राजस्थान वाले एरिया में। आपको ऐसा नहीं सिर्फ राजस्थान में, यहाँ तक कि वो दिल्ली हरियाणा तक भी आपकी अरावलीज़ गई हैं, है ना। आपने सुना होगा रायसीना डायलॉग। तो जो रायसीना डायलॉग है वो रायसीना हिल्स पे होता है, जो कि अरावलीज़ का पार्ट है, जो कि दिल्ली में है। तो आप देख सकते हैं अरावलीज़ कितनी ही मतलब बहुत ही लो लेवल, बहुत ज़्यादा इनकी कोई हाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम एक्सोजेनिक फोर्सेज ने ज़्यादा काम किया है एज़ कम्पेयर टू एंडोजेनिक फोर्सेज। आई होप ये पूरा पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होगा। अब हम आते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस पे एंड देन उसके बाद एक्सोजेनिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं अंतर्जात बल। प्रेशर विद इन द अर्थ ऑल्सो नोन एज द इंटरनल फोर्सेज। अब मेन बात ये आती है कि एंडोजेनिक जो फोर्सेज होते हैं इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेज को अगर मैं सिंपल बोलूँ तो जो आपका प्लेट मूवमेंट होता है। अब प्लेट आप पढ़ चुके हैं, प्लेट कौन सी प्लेट की बात हो रही है? आपकी किचन की प्लेट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं? वैसे तो आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, 7 आपकी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं। अब जब ये मूव करती हैं तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, एंडोजेनिक हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से आपकी अर्थ सरफेस जो है बिल्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय में अगर बात करें तो मैंने आपको 3 तरह का प्लेट मूवमेंट पढ़ाया था। एक तो कॉन्वर्जेंट है ना, जहाँ पास पास आती है,
दूसरा डाइवर्जेंट, और तीसरा मैंने पढ़ाया था ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। जहाँ कॉन्वर्जेंट होती है वहाँ पे क्या होता है, सबडक्शन क्रिएट होता है, सबडक्शन जोन, और जो क्रस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को, मतलब जब ये मिलती हैं दोनों प्लेट्स, तो एक दूसरे से मतलब इस तरह से कुछ एलिवेशन हो जाता है, और इस एलिवेशन से ही हमारे क्या बने हैं, हिमालयाज़ बने हैं। तो अभी भी क्या है कि ये प्लेट आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ रही, करीब आ रही, जिसकी वजह से हिमालयाज़ और बिल्ड हो रहे हैं, राइट। अच्छा बताइए, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्रस्ट क्रिएट होती है या फिर डिस्ट्रॉय होती है? तो अब क्योंकि एक दूसरे के पास आ रही हैं प्लेट, तो जो भी एंडोजेनिक फोर्सेज है सब काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। प्लेट्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है, याद करो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी। तो वेगनर जी ने 1912 में थ्योरी दी थी कि किस तरह से जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट हैं वो मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव हुए हैं। वो थी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पूरा एक साथ हुआ करता था लैंड मास, जिसको पैंजिया बोलते थे, एंड पूरा वाटर बॉडी जिसको पैंथालासा। फिर वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा, ऊपर वाला लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर इनसे पूछा गया कि रीज़न क्या है, क्यों प्लेट्स मूव की, तो वो रीज़न ढंग से दे नहीं पाए थे। ठीक है, टाइडल फोर्स और पोलर फ्लिंग फोर्स बोल रहे थे, जो कि एक्चुअल रीज़न नहीं था। एक्चुअल रीज़न किसने दिया था? आर्थर होम्स ने दिया था। इन्होंने बताया था कन्वेक्शन सेल थ्योरी के बारे में। ये भी मैंने आपको बताया था किस तरह से जो हमारा मैग्मा है, जो कहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा मतलब वही एस्थिनोस्फीयर, जो अपर मैंटल का पार्ट है आपका, अपर मैंटल में एस्थिनोस्फीयर सेमी मॉल्टेन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से प्लेट मूव करती हैं। अब ये कन्वेक्शन सेल क्यों डेवलप होती है, कन्वेक्शनल करंट्स क्यों डेवलप होती हैं? ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके एंड प्रीमॉर्डियल हीट। प्रीमॉर्डियल मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग हीट है, तो रेडियो एक्टिविटी और प्रीमॉर्डियल हीट की वजह से ये एनर्जी मिलती है एंडोजेनिक फोर्सेस को। इसकी वजह से जो भी चेंजेस होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, जो भी चेंजेस होते हैं, किस तरह के चेंजेस होंगे? जहाँ पे लैंड बिल्ड या फिर एलिवेट होगी, उनको हम डाइस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। ठीक है, द काइंड ऑफ प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप द प्रोसेस और बिल्ड अप द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज कॉल्ड एज डाइस्ट्रोफिज्म। अब अगर ये माउंटेन्स बिल्ड कर रहा है तो ओरोजेनिक। याद करो कल मैंने आपको बताया था ओरो इज़ द रूट वर्ड फॉर माउंटेन्स। कैसे? हमने पढ़ा था ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। 3 टाइप ऑफ रेनफॉल पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा ओरोग्राफिक, और तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शन में सिंपल इवेपोरेशन हो रहा था एंड कंडेंस होके आपके बन रहे थे क्लाउड्स, है ना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन पढ़ा था हमने। कंडेंसेशन क्या होता है? जहाँ पे गैस चेंज होती है लिक्विड में। तो क्या थे? ड्यू, फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट, ये सब क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में हमने पढ़ा था कि किस तरह से, जैसे मान लो ये माउंटेन है तो इस तरह से यहाँ पे आपका विंडवर्ड साइड होगा, यहाँ पे लीवर्ड साइड होगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ऑफशोर विंड साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे विंड के पास मॉइस्चर नहीं रहता, सो दैट यहाँ पे वो बारिश कर सके। ठीक है, तो ओरो इज़ द रूट वर्ड फॉर माउंटेन्स। तो अगर माउंटेन बिल्ड हो रहा है तो आपका ओरोजेनिक, अगर उसके अलावा कुछ बिल्ड हो रहा है जैसे प्लेट्यू वगैरह तो एपिरोजेनिक। अर्थक्वेक क्या होता है? शेकिंग ऑफ अर्थ, ये भी एक आपका डाइस्ट्रोफिज्म है। ठीक है, अर्थक्वेक क्या है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। जरा बताइए अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को किससे मेजर करते हैं? और अर्थक्वेक जहाँ पे ओरिजिनेट होता है बीनीथ दी सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर या फिर फोकस। इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं भूकंप का। डिफरेंट टाइप्स की हमने वेव्स पढ़ी थी। वेव्स को रिकॉर्ड कौन करता है? सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। कौन सी वेव्स होती हैं? बॉडी वेव, सरफेस वेव्स। ये 2 टाइप की होती हैं, पी वेव, एस वेव। एस वेव सिर्फ एस वेव सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं। पी वेव आर लाइक साउंड वेव्स, सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी, बट गैस में भी, बट स्पीड का रेशियो कुछ इस तरह से होता है। ठीक, तो ये डाइस्ट्रोफिज्म हो गया। इसके अलावा जो चेंज होता है उसको वोल्केनिज्म बोलते हैं। ये भी आपको पता है कि वोल्केनो क्या है? तो वोल्केनो एक्चुअल में जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे होती है हमारी एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, वही जो भी मैं बता रहा था, ये एस्थेनोस्फीयर से ही क्या होता है, यहाँ पे क्रैक्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होता है? लावा निकलता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्मा निकलता है। जब तक अंदर है तब तक मैग्मा, बाहर निकला है तो लावा। तो वोल्केनो के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में? कि वोल्केनो के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो। शील्ड वोल्केनो क्या था? उतना विस्कस नहीं होता है। एग्जाम्पल हवाई वोल्केनो है जो आपका यूएसए में। कॉम्पोजिट वोल्केनो सबसे क्या होता है? सबसे विस्कस, सबसे गाढ़ा लावा होता है। कैल्डेरा क्या होता है? खुद में ही एक्सप्लोड हो जाता है, खुद में ही कोलैप्स हो जाता है, खुद में ही कोलैप्स हो जाता है आफ्टर एक्सप्लोजन।
वोल्केनो में एक चीज़ नोट करिएगा एंड दैट इज़, अगर पूछ ले कि आपका सबसे हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, तो याद रखिएगा ओजस डेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में पड़ता है ओजस डेल सलाडो। आपसे पूछ लेगा लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन किसको बोलते हैं, किस वोल्केनो को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से जानते हैं, ये जानते हैं माउंट स्ट्रोम्बोली को। किस कंट्री में है ये आप कमेंट में बताएंगे, माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। वोल्केनो में कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, और यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वोल्केनो होता है वो भी आपका एक तरह का एंडोजेनिक फोर्स की वजह से ही इमेनेट होता है। टर्म सुनोगे एंड दैट इज़ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये क्या होता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन में वो पॉइंट है एक तरह से प्लेट की बाउंड्री जहाँ जहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ पे प्लेट की बाउंड्री होगी तो वहाँ पे वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो पार्ट है जहाँ पे आपके ज़्यादा वोल्केनिज्म या फिर अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं पैसिफिक ओशन में, उसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पूरी इस तरह से रिंग बनती है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट साथ ही साथ सबसे डीपेस्ट ओशन भी है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ सरफेस में, जो कि पैसिफिक ओशन में ही है, ये है आपका चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप जो कहाँ पड़ता है, मरियाना ट्रेंच में। ठीक है, मरियाना ट्रेंच में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अच्छा, ये बताएंगे सरगैसो सी कहाँ किस ओशन में देखने को मिलेगा। अभी आते हैं बाह्य जात बल, दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस पे। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस ऑब्वियस सी बात है वियरिंग और टीयरिंग करेंगे, है ना, उसको अर्थ को बिगाड़ेंगे, उसका ग्रेडेशन करेंगे, फिर इरोजन करेंगे। ग्रेडेशन क्या होता है, वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ, सिंपल। कलेक्टिवली एक्सोजेनिक फोर्सेज आर कॉल्ड एज डेन्यूडेशन, जैसे कि इनको हम बोलते हैं डाइस्ट्रोफिज्म, एंडोजेनिक फोर्सेस को डाइस्ट्रोफिज्म बोलते हैं, वैसे इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं डेन्यूडेशन। एजेंट कौन कौन से होते हैं, रनिंग वाटर, जैसे पानी बह रहा है तो चीज़ों को इरोड कर देगा, ठीक है, तोड़ देगा। विंड हो गया, वेव्स हो गई, ठीक है, सी वेव्स की बात हो रही है। ग्राउंड वाटर हो गया। अभी हम देखेंगे किस तरह से ये एक्सोजेनिक एजेंट्स काम करते हैं और किस तरह से डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं अर्थ सर्फेस में, इसी लेक्चर में भी देखने वाले हैं। अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस का, वो सन होता है। अब पानी है तो पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो पानी जैसे मान लो बारिश की वजह से आ रहा है, तो बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि अगर मान लो कि सनलाइट ना आती, इवापोरेशन ना होता, तो कहाँ से बारिश होती। विंड क्यों चल रही है, विंड हमेशा तभी चलती है जब देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस, जब दाब में अंतर होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलती है। अब प्रेशर का डिफरेंस भी सन की वजह से क्रिएट हुआ, तो जो भी जाता है, जैसे सी वेव्स हैं, मान लो सी वेव्स तो कई तरह की हो सकती हैं। सी में वेव्स चल रही हो सकती है विंड की वजह से सिर्फ हो, या फिर वो टाइडल वेव भी हो सकती है, या फिर वो सुनामी की वजह से भी हो सकती हैं। बट सुनामी वेव्स तो बहुत ही रेयर होती हैं, ज़्यादातर आपकी होती हैं जो टाइडल वेव्स या फिर जो विंड की वजह से चलती हैं। तो ये भी किस वजह से, इसमें भी कहीं ना कहीं सन का रोल है। तो अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस के लिए। अभी आते हैं वेदरिंग क्या होती है। तो वेदरिंग का मतलब होता है एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटीरियल्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अपक्षय। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था इरोजन, है ना, जब एक्सोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा काम करते हैं तो इरोजन होता है, तो उसी तरह से आप वेदरिंग को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। 3 तरह का होता है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। रासायनिक हो गया, भौतिक हो गया, और आपका ये बायोलॉजिकल हो गया। अभी क्या होता है, कैसे होता है, समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक रॉक है, ठीक है, एंड रॉक वहीं पे पड़े पड़े अपने आप टूट जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज वेदरिंग। अब एक केमिकल्स की वजह से ऐसा हो रहा है तो केमिकल वेदरिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो रॉक है कोई, ठीक है, और इसमें कोई जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो गई अंदर ही अंदर, ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज केमिकल वेदरिंग। अगर मान लो कोई इसमें फिजिकल स्ट्रेस लगे, अब केमिकल कैसे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर अंदर परकोलेट कर गया, पानी, ठीक है, और पानी और CO2 वगैरह का मान लो कि रिएक्शन हो गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, जिसकी वजह से जो रॉक है वो वीक हो जाएगी और वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। फिजिकल और मैकेनिकल की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लो कि कोई स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ठीक है, लोड पड़ रहा है रॉक पे, अंडरलाइंग मान लो कि ऊपर और चट्टान है उसके, जिसकी वजह से लोड पड़ रहा है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज फिजिकल और मैकेनिकल, ठीक है। विदाउट केमिकल चेंज होता है तो दैट इज़ फिजिकल और मैकेनिकल। बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल का मतलब है फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पेड़ पौधे इसमें चट्टान में उग गए, या फिर मान लो कि जो रोडेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी कि जो चूहे वगैरह या फिर और भी बाकी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बहुत धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रॉक टूट सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग।
अच्छा, इसके इफेक्ट क्या होता है? तो इफेक्ट होता है इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो एक्सफोलिएशन जैसी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब एक्सफोलिएशन टर्म मेरे हिसाब से लड़कियों ने तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है? शायद ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में होता है कि मतलब क्रीम वगैरह कुछ ऐसा लगाया जाता है और देन उसको हटाया जाता है, तो क्या होता है, जो आउटर स्किन होती है वो पील ऑफ हो जाती है। मतलब आउटर स्किन इन दी सेंस कि जो जिसमें थोड़े डस्ट वगैरह होता है तो वो पील ऑफ हो जाती है और एकदम स्किन एकदम तरोताज़ा होकर निकलती है, मतलब कि एकदम थोड़ा सा ग्लोइंग स्किन निकलती है। तो वैसे ही होता है यहाँ पे रॉक में भी, कि आप थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर अनक्लियर है बट फिर भी थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे जो अंडरलाइंग जो ऊपर रॉक है ये क्या होगी, वेदरिंग की वजह से पील ऑफ हो जाएगी। तो मतलब जो ऊपर की लेयर है वो पील ऑफ हो जाएगी, तो अंदर की लेयर फिर निकल आती है, ठीक है? वो एकदम चिकनी सी लगती है, ठीक है? तो ये होता है आपका एक्सफोलिएशन। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं ख़त्म। अभी फाइनल टॉपिक पे आते, मतलब नॉट फाइनल, मतलब यहाँ पे फाइनल है मास मूवमेंट, देन उसके बाद हम डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो व्हाट आर मास मूवमेंट? तो जब बहुत बड़े मास का मूवमेंट होता है तो उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। अब वो मास यूजुअली अर्थ का मास होता है, यानी कि ज़मीन का कोई टुकड़ा हिस्सा, ठीक है, वो मूव करता है, बहुत बड़ा मास, तो उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। अभी मास मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है, या तो धीरे धीरे हो सकता है या तेज़ी से हो सकता है। तो धीरे धीरे जो होते हैं, जो स्लो मूवमेंट होते हैं, उनमें एग्जांपल्स है जैसे कि सॉइल क्रीप, क्रीप मतलब रेंग रही है, सॉलिफ्लेक्शन, ठीक है? तो आपके स्लो मास मूवमेंट है, स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, स्लो प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ मास डाउन अ स्लोप, ठीक है? यहाँ पे अगर, और मेन फोर्स यहाँ पे कौन होती है? ग्रेविटी। अब ध्यान रखिएगा, वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, इट एड्स द मास मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि जब तक वेदरिंग नहीं होगी तब तक मास मूवमेंट नहीं होगा। मास मूवमेंट और वेदरिंग के बिना भी होता है, लेकिन बस क्या होता है कि मास, ये जो वेदरिंग होती है इसको एड कर देती है, मास मूवमेंट को एड कर देती है, उसकी सहायता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, उसको गिरना है, ठीक है, वो पूरा मास है तो वो गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अगर सोचो, अगर इसमें वेदरिंग हो जाए तो क्या होगा, ये जो भी पार्ट है, मान लो कि रॉक है, तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जल्दी से और जल्दी से गिर जाएगी। दैट मीन्स कि वो एड करता है मास मूवमेंट को, वेदरिंग, ठीक है? तो वेदरिंग हमारा कैसा होता है? वेदरिंग एक हमारा इन सितु प्रोसेस होता है। इन सितु मतलब जहाँ पे है वहीं पे हो जाता है। इन सितु और एक सितु में यही अंतर होता है। इन सितु का मतलब होता है जहाँ पे है वहीं पे, एक सितु का मतलब है कि किसी और जगह में, ठीक है? जैसे वेदरिंग हुई तो वहीं पे हो जाती है, ऐसा नहीं कि वो वेदरिंग हो के और मतलब कहीं पे और वेदरिंग होती है, वो नहीं कि उसमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये हो गया हमारे स्लो मास मूवमेंट। आते हैं जो फास्ट मास मूवमेंट्स हैं, उनके टाइप है लैंडस्लाइड, एवलांच। एवलांच क्या होता है? जो बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एवलांच, ठीक है? लैंडस्लाइड आप जानते ही हैं। अर्थक्वेक नहीं होगा, ये अर्थ फ्लो होगा, अर्थ फ्लो एंड मड फ्लो। इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज उतना नीड भी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा अर्थ फ्लो, मड फ्लो, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बैच में पढ़ाया होगा कि मड फ्लो जो होता है ये वैलीज़ में होता है, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। खैर यहाँ पे हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रिविजन कर रहे हैं थोड़ा सा, एंड नहीं भी पता होगा तो भी आप ऐसा, जिससे ज़्यादा कोई डीप में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स। तो अभी मैंने बताया कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, विंड, वाटर, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, ये सब कुछ ना कुछ क्या करेंगे, अपने करतब दिखाएंगे। करतब दो तरह के हो सकते हैं, या तो अगेन वो कोई चीज़ डिपॉजिट कर रहे होंगे, या वो कोई चीज़ इरोड कर रहे होंगे। डिपॉजिट जमा कर रहे होंगे, इकट्ठा कर रहे होंगे, या फिर किसी चीज़ को क्या कर रहे होंगे, इरोड कर रहे होंगे, उसका क्षरण कर रहे होंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। अब यूजुअली होता क्या है कि जो ये लोग, जो भी, चाहे विंड हो, चाहे आपका रिवर वाटर हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे ग्लेशियर हो, कोई भी हो, ये सब जो इरोड करते हैं, जो तोड़ते फोड़ते हैं, उसी को कहीं पे जाके जमा कर देते हैं, उसी सेम चीज़ को। तो जहाँ पे इरोजन हो रहा है तो वहाँ पे आपके इरोजनल लैंड फॉर्म बन जाएंगे। लैंड फॉर्म मतलब भू आकृति, अलग तरह की आपका भू आकृति जो बन जाएगी लैंड में। अलग सा मान लेते हैं कोई एक, जैसे ये है आपकी एक भू आकृति बन गई, ठीक है? तो इसको बोलेंगे कि लैंड फॉर्म बन गया, ठीक है? अब ये डिपोजिशन की वजह से बना या फिर इरोजन की वजह से, और बना किसकी वजह से है? विंड, रिवर वाटर, ग्लेशियर या फिर ग्राउंड वाटर, किसकी वजह से, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं।
ठीक है। तो जिस चीज़ का इरोजन करेंगे उसी चीज़ का डिपोजिशन कर देंगे। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है लैंड फॉर्म्स वाला, ये यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे सिविल सर्विसेज भी हो फॉर दैट मैटर। लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं बनता है, तो जितना बनता है उतना ही यहाँ पे मैं आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और एक चीज़ मैं बता दूं कि इससे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कि बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चंस आते हों। ठीक है, तो इसे हम पहले बता दें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए टॉपिक थोड़ा सा वैसा भी हो जाता है कि सर इतनी सारी चीज़ें याद करनी है। थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा इस टॉपिक पे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिवर जो होती है वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। तो उसको पढ़ने से पहले रिवर निकलती कहाँ से है। जैसे अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो हम पहली बात तो रिवर्स टॉपिक पढ़ेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ दो तरह की रिवर्स पढ़ेंगे, हिमालयन और पेनिनसुलर। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं हिमालयन रिवर्स की। तो कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से, माउंटेन से निकलती हैं ये। ठीक है, माउंटेन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से चीज़ों को यहाँ पे तोड़ते फोड़ते हुए आएंगी ये। तो ये रिवर की होती है यूथफुल स्टेज। ठीक है, क्योंकि जो रिवर है वो अपनी जवानी में चल रही है। ठीक है, क्योंकि अपनी बहुत स्पीड में है ये। देन इसके बाद इसको उतना ग्रेडियंट या स्लोप मिलेगा नहीं, तो आराम आराम से मटक मटक के चलेगी। दैट इज़ कॉल्ड एज मेच्योर स्टेज। और एक बात मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब वो ज़्यादा उसमें स्पीड नहीं बची होगी और यहाँ पे अपना सब कुछ जो यहाँ से इकट्ठा करके लाई है उसको डिपॉजिट कर देगी। इसको बोलते हैं ओल्ड स्टेज। तो रिवर की लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं, यूथफुल, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज। यूथफुल स्टेज में आपके इरोजनल फीचर डोमिनेट करते हैं, ओल्ड स्टेज में आपके और खासकर मैच्योर में भी डिपोजिशनल फीचर डोमिनेट करते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से इरोजनल होते हैं और कौन कौन से डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। ठीक, तो यूथफुल और मैच्योर और ओल्ड में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले हम इरोजनल और डिपोजिशनल पढ़ते हैं, देन इस पर आएंगे। तो इरोजनल में आपको वी शेप्ड वैली, गॉर्जियस, कैनियंस, वाटरफॉल्स, पॉट होल, प्लंजी पूल्स, रिवर टेरेसेस, ये सब देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये है आपकी वी शेप्ड वैली। अब यहाँ से क्या है, रिवर आ रही है, तो यहाँ पे इसने वी शेप की वैली क्रिएट कर दी। अब धीरे धीरे जब और आगे बढ़ेगी तो आपको अगर इस तरह की वैली, जहाँ पे खड़ी चट्टान, यहाँ पे इस तरह की चट्टानें, लेकिन अगर इस तरह की खड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी, उसी को बोल देते हैं गॉर्जियस। उसी को क्या बोल देते हैं, गॉर्जियस। ठीक है, इसी तरह आपके होते हैं कैनियन। बस गॉर्जियस में क्या होता है, जैसे गॉर्जियस होते हैं और कैनियंस, तो गॉर्जियस में आपके इस तरह से थोड़ा सा होता है, ऊपर नैरो और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ज़्यादा वाइड होता है। ठीक है, कैनियन, वाटरफॉल, ठीक है, जो जलप्रात होते हैं, पॉट होल्स। पॉट होल क्या होते हैं, जब आपका जहाँ पे, ऐसे आप समझ सकते हो कि जहाँ पे आपका जैसे मान लो ये झरना है, जहाँ पे गिरेगा तो वहाँ पे एक ऐसा गड्ढा क्रिएट कर देगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज पॉट होल। ऐसे प्लंज पूल क्रिएट होते हैं, जैसे मान लो ये रिवर वाटर फ्लो हो रहा है, तो मान लो यहाँ पे रॉक पड़ गई, तो चट्टान के ऊपर से इस तरह से वाटर फ्लो होगा, तो यहाँ पे आपका प्लंज पूल एक तरह से क्रिएट कर देगा। रिवर टेरेसेस होते हैं, इस तरह से आपके बनते हैं रिवर टेरेसेस, ऐसे 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 करके, तो उसको रिवर टेरेस बोलते हैं, जहाँ पे सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। डिपोजिशन में क्या आते हैं, फ्लड प्लेन, डेल्टा, ऑक्सबो लेक, मियांडर, एलुवियल फेंस। अब ये मियांडर क्या होता है, देखो, तो सबसे पहली बात तो यूथफुल स्टेज में ही आपको सब वी शेप वैली, गॉर्जियस, कैनियन, वाटरफॉल, रैपिड, ये सब देखने को मिलेंगे। और मैच्योर टू ओल्ड में आपको मियांडर, ऑक्सबो लेक, ये सब देखने को मिलेंगे। अब ये होते क्या हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैच्योर टू ओल्ड स्टेज में आते आते तक, क्योंकि रिवर को अब उतना ग्रेडियंट मिल नहीं रहा है, तो ऐसे मटक के चलेगी, जैसे सांप नहीं चलता है, स्नेक चलता है, इसी को बोलते हैं रिवर मियांडरिंग। और जब रिवर ऐसे मियांडर कर रही होगी, ठीक है, रिवर जब ऐसे मियांडर कर रही होगी तो बहुत ज़्यादा मियांडरिंग होगी एक पॉइंट पे आके, और यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। जब मिल जाएगा तो होगा क्या, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये जो पार्ट है कट ऑफ हो जाएगा, और इसी को बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। और रिवर क्या होगी अभी डायरेक्टली, रिवर जो होगी वो अब डायरेक्टली यहाँ से ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ रिवर अब ऐसे डायरेक्टली फ्लो होगी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, ऑक्सबो लेक क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सबो लेक क्रिएट हो गया, जो मियांडरिंग की वजह से ही क्रिएट हुआ है। तो ऑक्सबो लेक आपको ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेगा, और मियांडर्स भी आपको मैच्योर से ओल्ड स्टेज में ही देखने को मिलता है। मियांडर आपका मैच्योर स्टेज में शुरू हो जाता है एंड ओल्ड स्टेज तक जाता है, और ओल्ड स्टेज में आपके ऑक्सबो लेक बनते हैं। क्लियर। लेकिन एक रिवर होती है जो अपने यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है। चलो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, हिंट देता हूँ। उसका जो एंशिएंट नेम है वो वितास्ता है। ठीक है, उसका एंशिएंट नेम वितास्ता है। अब आप बताएंगे वो कौन सी रिवर है, ठीक है, जो अपने यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है। इज़ दैट क्लियर। तो इरोजनल भी हो गया कवर। और अच्छा ये क्या होते हैं, फ्लड प्लेन और लेवीज वगैरह।
तो लेवीज क्या होता है, जब बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो उसका माउथ बढ़ जाता है रिवर का, और जब फिर से मान लेते हैं बाढ़ चली गई, ठीक है, यानी कि जो एक्सेस वाटर चला गया, ठीक है, मान लो कि रेनी सीजन चला गया, तो इसकी वजह से उसका माउथ जो है फिर से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ किनारे किनारे जो डिपोजिशन हुआ उसको लेवीज बोलते हैं। ऐसे ही आपके फ्लड प्लेन और एलुवियल फैंस भी होते हैं, कि जब मान लो कि रिवर यहाँ से आई और यहाँ पे पूरा डिपोजिशन इस तरह से कर देगी, इसको बोलते हैं एलुवियल फैंस। और ऐसे आपके एलुवियल फ्लड प्लेन्स भी बनते हैं, जो हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ खादर, भंगर, तराई में बताऊँगा, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई हमारी रिवर के द्वारा। अभी आते हैं ग्लेशियर वाला पढ़ लेते हैं। तो जो ग्लेशियर होते हैं बड़े भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा मास होता है ग्लेशियर्स का। जब वो धीरे 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 मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा इरोजन ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इरोजन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होते हैं, सर्क क्रिएट होते हैं, रिजेस, एरीट, हॉर्न, हैंगिंग वैली, ग्लेशियल वैली। देखो सबसे पहली बात तो ये ग्लेशियल वैली है, ये जो यू शेप की वैली बन रही है ये आपकी ग्लेशियल वैली है, ठीक है। अब यहाँ से क्या ग्लेशियर चलते हुए आएंगे, जब चलते हुए आएंगे तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट करेंगे, ऐसे सरक सरक के सर्क क्रिएट कर देंगे ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर का इतना ज़्यादा मास होता है कि जब वो चलेंगे तो नीचे सरक सरक के वो सर्क क्रिएट कर देंगे, गड्ढा टाइप, ठीक है। जब ऐसे ये क्रिएट हो जाएंगे तो यहाँ अड्डी टाइप क्रिएट हो जाएंगे, जिनको हम रीड्स बोलेंगे। ऐसे हॉर्न टाइप ऐसा क्रिएट हो जाएगा, इसको हॉर्न बोलेंगे। यहाँ पे मान लो गड्ढा क्रिएट हुआ, थोड़ा पानी फिल हो गया तो उसको टार्न लेक बोल देते हैं। अब ये जब यहाँ से ग्लेशियर्स आएंगे, ये सब अपनी अपनी वैलीज़ हैं, तो यहाँ पे गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब आके मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा, एक तरह से बोल सकते हैं बहुत सारे ग्लेशियर चल रहे होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा इरोजन होगा, तो ज़्यादा नीचे तक गड्ढा हो जाएगा, तो ज़्यादा गहरी खाई क्रिएट हो जाएगी, यू शेप्ड वैली। लेकिन ये उतनी गहरी नहीं है, तो ये हो जाएंगे आपकी लटकती हुई वैली, हैंगिंग वैली, ठीक है। ऐसा लग रहा है लटक रही है, हैंगिंग वैलीज इनको बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। और इनको सिरेटेड रिजेस बोलते हैं, ये जो आपको दिख रही हैं सिरेटेड रिजेस, एरीट्स भी यही होती हैं, ठीक है। देन डिपोजिशन में क्या होते हैं, एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन्स और आउटवॉश प्लेन। ऐसे याद कर लो कि भाई जो मुरैना के लोग हैं, ठीक है, मुरैना के लोग हैं, वो इसमें ड्रम बजा रहे हैं प्लेन्स पे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप में ले नहीं जा रहा हूँ कि भाई एस्कर कैसे बनता है, एस्कर में एक्चुअल में यहाँ यहीं पे बनते हैं एस्कर, ऐसे ऐसे करके नीचे डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। आउटवॉश प्लेन बाहर जाके बनते हैं, और आपके ऐसी में जॉर्ड भी बनते हैं, लेकिन उतना में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जॉर्ड आगे चल के जहाँ पे गड्ढा क्रिएट होता है और जहाँ पे सी वाटर भर जाता है, समुद्र का पानी, इसको जॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ग्लेशियर के द्वारा लैंड फॉर्म्स। अभी आते हैं विंड। तो विंड जो लैंड फॉर्म क्रिएट करती है उनको हम बोलते हैं एओलियन लैंड फॉर्म्स। क्या बोलते हैं, एओलियन लैंड फॉर्म्स। अब इसकी वजह से कौन कौन से लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं, इरोजनल, पेडी प्लेन। अच्छा, पेनी प्लेन अगर कभी आ जाए तो पेनी प्लेन वाटर की वजह से क्रिएट होता है, याद कैसे रखेंगे, पेनी पानी, ठीक है, पानी की वजह से, और पेडी प्लेन विंड की वजह से। प्लायाज, मशरूम रॉक्स, अभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये मशरूम रॉक है, कोई चट्टान होगी इस तरह से, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें क्या हुआ होगा कि नीचे ज़्यादा हवा का एक्शन रहा होगा, तो ये ज़्यादा इरोजन हो गया, ऊपर उतना इरोजन हुआ नहीं, तो मशरूम रॉक क्रिएट हो गया आपकी। इसी तरह आपकी पेडेस्ट्रियल रॉक भी होती है, इसी तरह आपके ज्यूगन भी बनते हैं, ठीक। डिपोजिशन क्या होता है, सैंड ड्यून्स बोलते हैं, बर्चन एंड सीफ, इस तरह से डिपोजिशन होता है, इस तरह से, ठीक है, डिपोजिशन होता है। इन्हीं को सैंड ड्यून्स, इन्हीं को हम बर्चन बोलते हैं। और यही बर्चन जो है, अगर मान लो इसका एक मान लो जैसे एक जो इसका एक साइड है ये मिसिंग हो और इस तरह से हो, सिर्फ इस तरह से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीफ, ठीक है। जैसे ठाकुर का एक मान लो हाथ कट गया वैसे टाइप, ठीक है, तो इसको सीफ बोलेंगे, इसको बर्चन बोलेंगे, ठीक है, बर्कन जो भी प्रोनाउंस करना हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एओलियन लैंडफॉर्म, दैट इज़ विंड के जैसे क्रिएट होने वाले। अभी आते हैं ग्राउंड वाटर, देन आएंगे सी वाटर पे। तो ग्राउंड वाटर की वजह से कौन कौन से, अब ग्राउंड वाटर का एक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी अपना धीरे धीरे एक्शन दिखाता रहता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं रॉक पे दिखा पाता है जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर है तो उतना ज़्यादा तो इसमें वेलोसिटी होगी नहीं, ग्रेडियंट होगा नहीं, तो जिसकी वजह से बहुत जो सॉफ्ट रॉक होती हैं, जो यूजुअली डोलोमाइट या लाइमस्टोन रॉक होती हैं, उसी में अपना एक्शन दिखा पाता है। अच्छा, लाइमस्टोन आप बताएंगे कमेंट में किस तरह की रॉक होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल वेदरिंग, जहाँ पे ग्राउंड वाटर एक तरह से अपना एक्शन दिखा रहा है। अब जैसे ग्राउंड वाटर है तो वो अंदर अंदर अपना एक्शन दिखाएगा, जिसकी वजह से या जैसे नहीं होता है कि जब बारिश में आपने देखा होगा कि कहीं रोड धंस जाती है, कहीं मिट्टी धंस जाती है, तो धंस क्यों जाती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो पानी है वो नीचे परकुलेट किया, उसने यहाँ पे हो सकता है गड्ढा क्रिएट किया हो नीचे कहीं पे गड्ढा, या फिर वो उसको सॉइल को वीक कर दिया हो, जिसकी वजह से यहाँ पे गड्ढा क्रिएट हो गया ऊपर जो हमें दिखता है,
तो इसी तरह से डोलाइंस होते हैं आपके, ठीक है। जब बहुत सारे डोलाइंस और ऐसी तरह से आपके सिंक होल क्रिएट होते हैं, जब ये डोलाइन सिंक होल आपस में मिल जाते हैं तो ये देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एक लंबा सा ऐसा बना देते हैं, इसको बोलते हैं ऊवाला, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं डोलाइंस, सिंक होल्स, ऊवाला, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, याद कैसे रखेंगे कि देख सकते हैं पूल हो गया, सिंक हो गया, तो थोड़े से सिमिलर टाइप लग रहे हैं। और डोलोमाइट और लाइमस्टोन जो रॉक्स होती हैं उसी में हमें ये लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, तो डोलाइंस, डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ठीक है। लेपीस, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ये तो आसान है बहुत, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, क्योंकि ग्राउंड वाटर अपना एक्शन ही ऐसी रॉक में दिखाता है, लाइमस्टोन टाइप के रॉक्स में। और ऊवाला मैंने आपको बताया जहाँ पे ये सारे डोलाइन या सिंक होल्स आपस में मिल जाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसको हम कार्स्ट टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। रीज़न क्या है कि ये जो टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं ये हमें कार्स्ट रीजन पड़ता है मेडिटेरेनियन सी के पास, ठीक है। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ की रॉक्स क्या होती हैं, काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, डोलोमाइट और लाइमस्टोन टाइप की होती हैं। तो इस तरह के जो हमें फीचर्स हैं वो वहीं पे देखने को मिलते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो थोड़ा साउथ इंडिया में ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। डिपोजिशनल फीचर अगर बात करें तो जो इसने ऊपर यहाँ पे अभी इरोजन किया है उसी को यहाँ पे अंदर डिपॉजिट करेगी। तो मात्र 3 डिपोजिशनल फीचर होते हैं। या तो आप यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें लटक रही हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, ठीक है। ये जो लटक सी रही हैं इनको हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। और ये जो ऐसे यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो भी ड्रॉप हुआ है, जो भी गिरा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे गिरा है वो क्या है, ऐसा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टैलेगमाइट, ठीक है, स्टैलेगमाइट। याद कैसे रखेंगे, मतलब टाइट और माइट में कैसे कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो जो भाई लटक रहा है उसको टाइटली पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब दोनों टाइट और माइट मिल जाएंगे, मान लो कि ये जैसे ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे 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 जैसे यहाँ पे मिल गया तो ये बन जाएगा खंभा, खंभा मतलब पिलर, ठीक है, बस। तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट और पिलर, 3 आपके ये फीचर्स होते हैं। आते हैं अपने आखिरी लैंडफॉर्म पे जो कि क्रिएट होंगे सी वेव्स के द्वारा, जो समुद्र में जो वेव्स चल रही हैं तो उनके द्वारा जो इरोजन क्रिएट होती है वो क्लिफ, जैसे ऐसे खड़ी चट्टानें जो क्लिफ हो गई, ठीक है, क्लिफ क्रिएट हो गई। केव्स, गुफाएं, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सी वेव्स चली, ठीक है, वेव्स के एक्शन की वजह से यहाँ पे गुफा क्रिएट हो जाएगी, और गुफा के अंदर तुम्हें पता है, ठीक है, बहुत अंधेरा होता है, ठीक है। तो सी वेव्स की वजह से क्या क्रिएट हुई, क्लिफ्स हुई, केव्स क्रिएट हुई। स्टैक इस तरह से क्रिएट हो गया, ऐसे खड़ी चट्टान है ना, एकदम किनारे खड़ी चट्टान है। अब एक खड़ी चट्टान तो पूरी इस तरह से होगी, पूरा भरा होगा ये। अब इस पर भी फर्दर सी वेव्स एक्शन करेंगी तो ये जो बीच का हिस्सा है ये खाली हो जाएगा और सिर्फ इस तरह से हमें दिखेगा, आर्क टाइप में दिखेगा ये, ठीक है, क्योंकि बीच का हिस्सा उड़ गया। क्यों? क्योंकि इसने इरोड कर दिया। क्लियर। डिपोजिशन की अगर बात करें, बीचेस, तो जो हमारी बीच होती हैं, ठीक है, वो कैसे, जैसे सी वेव्स आती हैं तो रेत तो ये डिपॉजिट कर देती हैं और उसी को तो हम बीच बोलते हैं। सैंड ड्यून्स हो गई, बार, बैरियर एंड स्पिट, तो इसी तरह होती है, जैसे स्पिट होती है इस तरह से एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लैंड होता है। बार्स आपके ये ऐसे ऐसे करके होते हैं, ठीक है, और जो बीच में होता है उसको बैरियर बोल देते हैं। तो ये होते हैं बार, बैरियर, स्पिट्स, ट्यून्स, ऐसे ही आपके होते हैं टोम्बोलो, ठीक है, टोम्बोलो भी यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे लैंडफॉर्म्स। आई नो ये थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स टाइप लगा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा डीप में इस चीज़ को नहीं पढ़ा है क्योंकि सीडीएस वगैरह में तो इसमें पूरा एक लेक्चर लगता है, काफ़ी मतलब लंबा हो जाता है वो लेक्चर, ठीक है, सिर्फ यहीं पे। खैर इस चीज़ में जितना यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया इतना सफिशिएंट रहेगा आपके एसएससी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, या फिर जो भी इस लेवल के जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो आज का लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो आपको माइंड मैप है वो आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ सारी जो आपकी प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं वो भी अपलोड करवा दी जा चुकी हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक वगैरह भी कर सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं जो भी आपका डाउट हो। थैंक यू।